बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कमर मेकन एक नई वीडियो के साथ आपसे मुखातिब हूँ। मुझे सिर्फ़ और सिर्फ कल शाम 6 बजे से लेकर आज शाम 6 बजे तक की कहानी आपको सुनानी है। इस वक्त मैं डी चौक के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर इस वक्त 6:55 हो चुके हैं। मगरिब के बाद का इस वक्त यहाँ पर वक्त है और डी चौक के अंदर आपको पता है कि कल तहरीक इंसाफ के जो लोग थे 26 नवंबर को यहाँ पर एहतजाज करते हुए पहुँचे और आपने देखा कि पीछे यही कंटेनर्स के ऊपर जो मेरे पीछे आपको नज़र आ रहे होंगे, इन्हीं कंटेनर्स के ऊपर जो है वो कारकुनान चढ़े और फिर इन्हीं कंटेनर्स को क्रॉस करके आगे रेड जोन का जो गेट है वाइट कलर का, जो रेड जोन को सील कर दिया जाता है जब तो वो गेट्स बंद कर दिए जाते हैं, वहाँ पर उनका आर्मी के साथ इंटरेक्शन भी हुआ। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कारकुनान पीछे हटना शुरू हुए और आप पीछे देखिए वही कंटेनर है सामने जिसके ऊपर से एक बंदे को नमाज पढ़ते हुए धक्का दिया गया और फिर वो सर के बल नीचे गिरा और ज़राए के मुताबिक ये इतलात उस वक़्त मौसूल हुई थी कि वो जैसे ही उल्टा अपने सर के बल नीचे गिरा तो उसकी वहीं पर मौत वाक़या हो गई थी। अब यहाँ पर कल से लेकर अभी तक के जो वाक़यात हैं, यहाँ डी चौक से लेकर सरीना कह रहा हूँ, माजरत ख़्वाह हूँ, जो सेंटोरस है वहाँ तक के तमाम कुछ चीदा वाक़यात वो आपके सामने रखेंगे। इस वक्त भी सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है। अगर थोड़ा सा इस तरफ आपको मैं दिखा सकूं तो आप देखिए इस वक्त यहाँ पर भी रेंजर्स मौजूद है। इस तरफ भी जो रेंजर्स के ट्रक हैं वो इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद हैं। इस तरफ हमारी मीडिया की कुछ गाड़ियाँ इस वक्त भी खड़ी हैं जो कि कल सबसे पहले जब यहाँ पर तहरीक इंसाफ के जो मुजाहिरीन थे वो पहुँचना शुरू हुए तो सबसे पहले जो यहाँ पर एक काम किया गया वो था कि तमाम तर मीडिया को यहाँ से निकाल दिया गया। मीडिया को यहाँ से कहा गया कि आप यहाँ से हट जाएं। तमाम मीडिया की गाड़ियाँ भी हटा दी गई, कैमराज और जितने भी जर्नलिस्ट वगैरह थे वो यहाँ उस वक्त मौजूद नहीं थे, उन सब को यहाँ से बाहर जो है वो भेज दिया गया था क्योंकि तसादुम का जितना शदीद ख़तरा उस वक्त था उस वक्त में कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए तमाम मीडिया के जो लोग थे उनको यहाँ से पीछे की तरफ भेज दिया गया था। कुछ जो मैरियट होटल है कुछ लोग वहाँ पर खड़े हुए, कुछ आगे की तरफ चले गए। तो यहाँ पर बहरहाल उस वक्त कोई भी मीडिया में से कोई भी मौजूद नहीं था। उसके बाद मज़ीद आगे आपको थोड़ा सा आगे दिखाते हैं। अगर आप आगे आ सकें मेरे साथ, ये डी चौक के अंदर वो लोग तमाम यहाँ पर पहुँचे कल दोपहर को और उसी कंटेनर के ऊपर भी चढ़े, कंटेनर को क्रॉस भी किया। कंटेनर के ऊपर जो नमाज़ पढ़ते हुए एक शख्स के साथ वाक़या हुआ जिसकी वीडियो भी ग्राउंड के ऊपर मौजूद है, वो भी आपके पास रिकॉर्ड के तौर पर मौजूद है। अब उसके बाद जब यहाँ पर तहरीक इंसाफ के लोग पहुँचे तो उनको आहिस्ता आहिस्ता पीछे धकेला जाना शुरू किया गया। आंसू गैस भी हुई और फायरिंग की आवाज़ें भी उस वक्त सुनी गई और कारकुनान जो है वो पीछे हटते हटते पीछे 1 किलोमीटर दूर जो जगह है 1 किलोमीटर पीछे जो परेड ग्राउंड स्टेशन है वहाँ तक पहुँचे और उसके साथ ही चाइना चौक है और उससे पिछला जो स्टेशन है वो है शहीद मिल्लत। तो वहाँ तक जो कारकुनान है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे चले गए। जब कारकुनान डी चौक पहुँचे थे उस वक़्त बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर की जो काफ़िला वाली गाड़ियाँ थीं और कंटेनर था वो उस वक़्त सेंटोरस मॉल के पास मौजूद था, यानी कि वो उस वक़्त वो डी चौक तक नहीं पहुँचे थे। कारकुनान जो है वो पहले ही मुज़ाहमत करते हुए डी चौक तक पहुँच चुके थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता फिर उनको पीछे धकेला गया और हमने देखा कि यहाँ पर उसके बाद जो नफरी है रेंजर्स की, पाकिस्तान आर्मी की, सिंध पुलिस की, पंजाब पुलिस की, वो यहाँ पर डिप्लॉय की गई और पिछले 1 किलोमीटर मेरी राइट साइड पे आप कह लें और तकरीबन आधा किलोमीटर 500 मीटर इस साइड पे भी नफरी जो है वो तमाम तर मौजूद थी। और ये डी चौक तो खैर उस वक्त बिल्कुल भरा हुआ था। उस वक्त हमने यहाँ पर आकर देखा और यहाँ पर जो नफरी की तादाद हमें नज़र आई वो तकरीबन 18 से 20 हज़ार की नफरी थी और उसके अंदर पंजाब पुलिस में लाहौर वाले भी शामिल थे, पंजाब पुलिस के अहलकार उसमें जो है वो मुजफ्फरगढ़ तक शामिल थे, अटक से लोग आए हुए थे, तमाम बड़ी तादाद में बहरहाल बसें भर के बड़ी जो है वो यहाँ पर पहुँची। और जब बहुत ज़्यादा नफरी यहाँ पर पहुँच गई तो फिर हमें इस चीज़ का एहसास होने लगा कि अब यहाँ पर कुछ बड़ा होने वाला है, बड़ा ऑपरेशन शायद किया जाए। और उसके बाद फिर इतलात आई कि बहुत बड़ा ऑपरेशन करने की जो तैयारी है वो की जा रही है। उससे पहले हमें ये भी खबर मिली कि जो 60,000 शेल इस्लामाबाद पुलिस को दिए गए थे उनमें से तकरीबन 55,000 के करीब वो इस्तेमाल हो चुके हैं। और 26 नंबर पे जब हम आपको रिपोर्ट कर रहे थे तो वहाँ पर भी हमें नज़र आया कि जब वहाँ से
रेंजर वापस आई, वहाँ से निकली रेंजर जल्दी जल्दी, उनके ट्रक्स और गाड़ियाँ सारी निकली, तो उस वक्त भी यही बताया गया कि उनके पास जो शेल की मतलूबा तादाद थी उस वक्त उनके पास वहाँ पर वो ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद अब मज़ीद मज़ाहमत करना भी ज़ाहिर है वहाँ पर जो है वो मुमकिन ना था, और नफरी भी वहाँ पर कम थी। मैंने ट्वीट करके बताया था कि यहाँ पर जितनी नफरी है और जितने लोग सामने से आ रहे हैं वो इतने ज़्यादा लोग हैं और नफरी इतनी कम है कि कोई बड़ा हादसा हो सकता है। बहरहाल वहाँ भी फायरिंग की इतलात भी हैं और वहाँ पर तहरीक इंसाफ की तरफ से दावा किया गया कि वहाँ पर शहादतें भी हैं, ज़ख्मियों को भी हमने ख़ुद देखा। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जो फायरिंग है उससे कोई ज़ख्मी नहीं हुआ या किसी की शहादत नहीं हुई। उर्दू पॉइंट के हमारे दोस्त साफ़ी हैं बिलाल अब्बासी, उन्होंने 2 लोगों की डेड बॉडीज़ भी यहाँ पर देखी थी, जिसका उन्होंने वज़ीर इत्तलाआत से इंटरव्यू करते हुए ज़िक्र भी किया। अब उन वाक़यात को एक तरफ रखते हुए हम दोबारा से वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि फिर जब डी चौक से लोग वापस जाना शुरू हुए तो पीछे शहीद मिल्लत जो मेट्रो स्टेशन है वहाँ पर जो तमाम गाड़ियाँ और कंटेनर वगैरह मौजूद थे और यहाँ पर भारी तादाद में नफरी थी। और जब इतला मिली कि अब कोई बड़ा ऑपरेशन जो है वो करने की तैयारियाँ की जा रही हैं, तो तकरीबन 8:30 बजे ये हमें इतला मिली कि अब किसी भी वक्त यहाँ पर ऑपरेशन शुरू हो सकता है। अब तहरीक इंसाफ पिस्पा होकर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि उनको वापस धकेला गया और उसके बाद काफ़िले को लीड करने वाले अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीवी जो हैं वो दोनों सेंटोरस तक तकरीबन पीछे की तरफ जाते रहे। जो सेंटोरस के साथ एक ब्रिज है, ब्रिज की दूसरी तरफ नादरा का मेन ऑफिस है, उस ऑफिस तक हमारे पास जो कंफर्म मालूमात के मुताबिक वो वहाँ पर आखिरी वक्त तक मौजूद थे और तमाम जितने भी तहरीक इंसाफ के लोग थे वो उनकी गाड़ियों को प्रोटेक्ट कर रहे थे। तब तक वो पीछे हटते जा रहे थे लेकिन वहाँ तक उनको प्रोटेक्ट किया जा रहा था। बड़ी तादाद में उनके साथ सिक्योरिटी एहलकार भी थे जो उनके साथ आए हुए थे। ज़ाहिर है KP के CM हैं अली अमीन गंडापुर साहब, और उनके साथ जो लोग थे वो भी वहाँ तक रेजिस्ट करते गए। लेकिन जब ऑपरेशन शुरू हुआ तो G6 और G7 वाली साइड बिल्कुल छोड़ दी गई, लेकिन F6, F7 और F8 तक इस तरफ से, जिन्ना एवेन्यू के इस तरफ से जो है इस तरफ को वो तमाम ऑपरेशन शुरू किया गया। उसके अंदर जो फायरिंग थी वो भी शामिल थी, शदीद फायरिंग जो है वो थी। और उस वक़्त मैं खड़ा था जो मेन कंटेनर है बुशरा बीबी और अली अमीन का, उसके बिल्कुल पीछे, और कंटेनर आहिस्ता आहिस्ता पीछे की तरफ हटता जा रहा था। मैंने उस वक्त भी आपको रिपोर्ट किया कि अब कंटेनर पीछे हटना शुरू हो गया और सामने से जो फायरिंग की आवाज़ें भी आ रही हैं, शेल भी जो है वो फायर किए जा रहे हैं। तो उस वक्त तहरीक इंसाफ के लोग पीछे हटना शुरू हुए। लेकिन जो सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू हुआ मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती असेसमेंट के मुताबिक, वो उस वक्त हुआ जब जो कंटेनर था उसके ऊपर लगा स्पीकर। रात वाली वीडियो में भी मैंने ये जिक्र किया कि ये स्पीकर क्यों नहीं इसके ऊपर इतला दी जा रही लोगों को कि भाई आप पुरअमन रहें, आप अगर एहतजाज करने आए हैं तो आप एक जगह इकट्ठे रहें। अगला लाहे अमल बताया जाता है कि हम आगे जाएंगे या नहीं जाएंगे, हम यहाँ रुकेंगे, तकरीर की जाती है। आपको याद होगा इमरान खान जब भी लॉन्ग मार्च करते थे या मार्च करते थे, एहतजाज करते थे, हर घंटे बाद, हर आधे घंटे बाद, हर 1.5 घंटे बाद वो अपने कारकुनान से स्पीकर के ऊपर खिताब किया करते थे, बोला करते थे। ये एक तरीका कार होता है किसी भी एहतजाज का, किसी भी तरह रैली लेकर चलना हो, मार्च का, कि आप अपनी ऑडियंस को, आप अपने मुजाहिरीन या आपके साथ जो लोग आए होते हैं एहतजाज के लिए, जो शुरका होते हैं, कारकुनान होते हैं, उनको अपने साथ अटैच रखना होता है, उनके साथ बातचीत जारी रखनी होती है, उनको डायरेक्शन देते रहना होता है। लेकिन हमने देखा कि जैसे ही दोपहर का वक्त ढला तो सपहर के करीब उस कंटेनर का जो जनरेटर है वो ख़राब हो गया, और ख़राब होने की वजह से वो कंटेनर के ऊपर जो म्यूज़िक चलाया जा रहा था बार बार कारकुनों के लिए, या फिर जो अनाउंसमेंट्स की जा रही थी, वो बिल्कुल खामोश हो गई। वो जैसे ही खामोश आई, कुछ देर तो कारकुनान जो है वहाँ पर इंतज़ार करते, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया वहाँ से कोई अनाउंसमेंट आना जो है वो नहीं आ रही थी। तो उसके बाद तकरीबन 6 घंटे गुजरने के बाद फिर जो है वो कारकुनान वो एक तरह से बेजार होना शुरू हो गए। ज़ाहिर है उनके पास जब इंटरेक्ट उनके साथ नहीं किया जा रहा था, उनके साथ उनको कोई लाएअमल नहीं बताया जा रहा था, उनके साथ कोई बातचीत नहीं की जा रही थी, वो स्पीकर खामोश था, वो जनरेटर वहाँ पर ख़राब हो चुका था, कंटेनर के ऊपर लाइट्स वगैरह तमाम बंद थी। दूसरी तरफ इंतज़ामिया ने पूरे जितना भी ब्लू एरिया उसकी भी लाइट्स बंद कर दी थी। तो उसके बाद वहाँ पर एक पैनिक था कि भाई अब क्या करना है। इसी दौरान इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, और तहरीक इंसाफ अगर अपने कंटेनर को एक्टिव रखती, उसके ऊपर
स्पीकर एक्टिव रहता, उसके ऊपर लोग बोल रहे होते, लोगों को पुरअमन रखते, मुंतशिर होने से रोकते, इकट्ठे एक जगह पे रहते, तो हो सकता है वो मज़ीद मौसर तरीके से वो एहतजाज कर सकते और किसी किस्म का उनके ऊपर शरपसंदी का इल्ज़ाम भी ना लगता, क्योंकि वो अपने कारकुनों को कंट्रोल रखने के लिए अनाउंसमेंट और उनके साथ एंगेज करते रहते। लेकिन जब कई घंटों तक उनके साथ एंगेज नहीं किया गया, उसके बाद फिर ये हालात हुए कि फिर जब यहाँ से ग्रैंड ऑपरेशन शुरू किया गया तो उसके बाद फिर कारकुनों को ना कोई बताने वाला था कि भाई आप बैठे रहें, आगे जाएं, पीछे जाएं, क्या करें क्या ना करें। फिर जब फायरिंग की आवाज़ आई, फिर ये भी इतला है कि ज़ख्मी हुए हैं लोग गिरे, उसके बाद फिर एक पैनिक ऐसा क्रिएट हुआ कि लोग जो है वो भागने पर मजबूर हो गए और कई कारकुनान जो है वो G6 और G7 की तरफ, इस तरफ नीचे की तरफ उतर गए, क्योंकि बाकी सारी अतराफ़ से जो है सिक्योरिटी के लोग जो है, रेंजर्स जो हैं वो उस वक्त ऑपरेशन कर रही थी। बाकी तमाम चीज़ें जो कुछ उस ऑपरेशन में हुई, वो तमाम विजुअल्स, तमाम फुटेज अभी तक एक एक करके तमाम लोगों के सामने आ चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो कल से लेकर आज तक अभी कि वो वहाँ पर नाकामी की वजह क्या थी, तो वो ये थी कि किसी ने तकरीर नहीं की, किसी लीडर ने वहाँ पर तकरीर करके इंटरेक्ट नहीं किया, लोगों को इकट्ठा नहीं किया, उनको समझाया नहीं, उनसे बात नहीं की। जब उनको कोई लीड करने वाला उनसे बात ही नहीं कर रहा था, तो उसके बाद फिर वहाँ पर जो पैनिक क्रिएट हुआ, वहाँ पर जो लोग बेजार हुए, वहाँ पर जो लोग खड़े हुए थे वो कुछ नाराज़ भी थे कि भाई ये क्यों इस तरह से जो है वो हमारे साथ कर रहे हैं या हमसे कोई बात नहीं कर रहे। जैसे ही कोई लाइट, मोबाइल का जो लाइट होती है रिकॉर्डिंग के दौरान ऑन हो जाती है, वो भी अगर होती थी तो फ़ौरन बंद करवा दी जाती थी। और ये भी इल्ज़ाम लगाए गए तहरीक इंसाफ की तरफ से, कहा जा रहा था, और कुछ वीडियोस भी ऐसी सामने आई सोशल मीडिया के ऊपर जिनमें कहा गया कि जो कुछ लोग इर्द गिर्द जो है वो छुप कर बैठे थे और वहाँ से फायरिंग जो है वो मुजाहिरीन के ऊपर की जा रही थी। इसके इल्ज़ामात भी लगाए गए, इसके वाक़यात भी जो है वो रिपोर्ट हुए। लेकिन उसके बावजूद क़यादत की तरफ से इंटरेक्ट ना करना, पैनिक क्रिएट होने के बाद भी किसी किस्म की कोई बात ना करना, ये काफ़ी बड़े सवालिया निशान जो हैं वो एहतजाज की क़यादत के ऊपर उठते हैं। दूसरी तरफ रियासत की तरफ से जो जुल्म किया गया, जो जबर किया गया, जिस फस्तायत से, जिस तरह से यूज़ ऑफ पावर किया गया, और ज़ाहिर है निहत्ते लोग थे, वो एहतजाज कर रहे थे, उनके ऊपर गोलियां भी चली, उनके ऊपर शल भी चले, मार धाड़ भी हुई। तो ये सारी चीज़ें जो रियासत की तरफ से हुई वो भी इंतहा तक जाकर की गई, और उससे यूज़ ऑफ फोर्स से अब उल्टा नुकसान जो है वो आवाम के अंदर नफ़रत की सूरत में पैदा हो रहा है, आवाम के अंदर बेचैनी की सूरत में पैदा हो रहा है, और अपने इदारों और अपने लोगों के साथ मज़ीद नाराज़गियाँ, मज़ीद नफ़रतें जो हैं वो बढ़ाने का सबब जो है वो बन रहा है। तहरीक इंसाफ की क़यादत जो है उसकी अगर बात करें, क्योंकि मैं इस वीडियो को थोड़ा डिटेल इसलिए बना रहा हूँ कि तमाम चीज़ें आप लोगों के सामने आ जाए। तहरीक इंसाफ की तरफ से अगर क़यादत की हम बात करें तो उस वक़्त जिन लोगों से मैं मिला जब फायरिंग हुई और ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, उस वक़्त वहाँ पर अली अमीन गंडापुर, बुशरा बीबी के साथ नादिया खटक वगैरह ये गाड़ी के साथ मौजूद थी। उसके साथ अगर हम बात करें तो अली इजाज़ बुटर जो है हमें वहाँ पर नज़र आए। उसके बाद शानदाना गुलजार साहिबा बैठी हुई नज़र आई। इमरान खान की दोनों बहनें अलीमा खानम और उज़मा खानम वहाँ पर हमें नज़र आई। तो ये लोग वो थे जो वहाँ पर हमें नज़र आए। उसके बाद आमिर मुग़ल जो तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के जो हैं वो बड़े हैं, एक्टिव हैं, प्रेसिडेंट भी हैं इस्लामाबाद के, वो भी वहाँ पर मौजूद हमें नज़र आए। इनके अलावा कोई बहुत बड़े तादाद में बड़े लीडर्स जो हैं जिनको मैं ख़ास तौर पर जानता हूँ, हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हों या गाड़ियों के अंदर मौजूद हो जिनको मैं नहीं देख सका या मैं जानता नहीं हूँ, उनको ज़्यादा मेरी उनके साथ जान पहचान नहीं है, लेकिन ये प्रोमिनेंट वो फेसेस हैं जो वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। तो बड़ी जो क़यादत थी उनमें से मज़ीद इन नामों के अलावा जो लोग हैं वो हमें वहाँ पर कहीं भी नज़र नहीं आए। लेकिन झूठी खबर गिरफ्तारी की भी चलाएगी, कोई ऐसी बात नहीं थी, सिर्फ पैनिक क्रिएट करना था। और फिर जब जैसे जैसे लोग पीछे जाते गए तो फिर आखिर पर जब नादरा के पास पहुँचे बुशरा बीबी और अली अमीन का काफ़िला, तो उस वक़्त जो है हमारे पास जो कन्फर्म इत्तलात हैं, जो मुसद्दका इत्तलात हैं, जो मुसद्दका मालूमात है, उसके मुताबिक बुशरा बीबी किसी सूरत वहाँ से नहीं जाना चाहती थी, चूँकि वो किसी और के रहमो करम पर थी वहाँ पर, तो इसलिए ज़ाहिर है वो अकेली भी कुछ नहीं कर सकती थी। लेकिन हमारे ज़राए के मुताबिक उनको मजबूर करके वहाँ से इवैक्यूएट किया गया ज़बरदस्ती कि अब जान को ख़तरा है, अब हम किसी सूरत भी यहाँ पर नहीं रुक सकते। फिर उसके बाद हमने देखा कि कुछ 8 से 10 एम्बुलेंसेस भी डी चौक की तरफ रवाना हुई, उनकी फुटेज और मालूमात भी रिपोर्ट हुई, उनकी वीडियोस भी सामने आई। जो ईदी की एम्बुलेंसेस थी डी चौक की तरफ आई। अब
एक आखिरी चीज़ जो है, फिर वहाँ से खैर अली अमीन और बुशरा बीबी वगैरह तो चले गए, कारकुनान जो है वो भी मुंतशिर हो गए, और इर्द गिर्द जो है ना वो लोग छुपते छुपाते जो है, अब आई डोंट नो कहाँ पर कितने लोग होंगे, इसके बारे में कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा। ये वो वक्त एक ऐसा था जो तकलीफ़ के बायस, जैसे ही फायरिंग शुरू हुई, ज़ाहिर है मैं उस वक्त कंटेनर के पीछे मौजूद था, मेरे साथ हमारे सीनियर साफ़ी चौधरी मसूद साहब थे, वो भी वहाँ पर मौजूद थे, तो हम पीछे की तरफ जाने लगे, और जब शदीद फायरिंग हुई और बहुत ज़्यादा शेलिंग हुई और लोगों में पैनिक क्रिएट हुआ, तो फिर हम जिन्ना एवेन्यू से हट के F6 वाली साइड पर आए और फिर अपने ऑफिस की तरफ चले गए, क्योंकि हमें भी ये डायरेक्शन थी कि आपने वहाँ पर किसी सूरत रुकना नहीं है। हम वहाँ से फिर जो है वो चले गए। अब उसके बाद फिर जो अब आखिरी बात जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये तमाम मामला ख़त्म हो गया, ये जगह सारी क्लियर होगी, तो उसके बाद फिर मैं यहाँ पर आया तकरीबन 3 बजे के आसपास। तो मैंने वहाँ पर जो बर्बादी थी, वहाँ पर जो तबाही थी, क़यामत सुगरा का मंज़र था, गाड़ियाँ टूटी हुई थी, शीशे टूटे हुए थे, वहाँ पर हर तरफ जो है वो एक क़यामत का समा था। वो वीडियोस भी मैंने आपके सामने रखी थी, वो आपने देखी होंगी तमाम तर। लेकिन उसके बाद हम इस खोज में थे कि कितने लोग शहीद हुए, कितने लोग जान से गए, कितने लोग ज़ख्मी हैं। तो वो मालूमात जब हम इकट्ठी करने लगे, तो हमें जो ज़राए से मालूम हुई हैं जो अमवात हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। मैं कोई भी नंबर बता के कोई पैनिक क्रिएट नहीं करना चाहता, लेकिन चूँकि वो मुसद्दिका इतलात ऑफिशियल नहीं है, तो इसलिए हम उनको उस तरह से ज़ाहिर है एक अपनी इंफॉर्मेशन ज़ाती तौर पर है, उसके मुताबिक जो है वो बहुत ज़्यादा है जो इस वक्त बताई जा रही है, उससे कई ज़्यादा है, ये इस बात में कोई शक नहीं है। दूसरा, जिस भी हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया गया कि वहाँ पर सिक्योरिटी के जो एहलकार हैं वो कितने ज़ख्मी होकर आए वो बता दें, जो मुजाहिरीन थे वो ज़ख्मी होकर कितने आए हैं वो बता दें, तो हमें किसी भी अस्पताल में से कोई ऑथेंटिक कंफर्म मालूमात अभी तक नहीं दी जा रही। लोग इस तरह से पैनिक में हैं, डरे हुए हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर भी हैं, वो इसके ऊपर बात करना ही गवारा नहीं करते, वो बिल्कुल इसको अवॉइड करते हैं और वहाँ से जो है वो जाने का कह दिया जाता है। बहुत आज का दिन भी कोशिश की गई कि कोई मुसद्दिका मालूमात, कोई नंबर्स हमारे सामने आ जाए कि भाई हम कह सकेंगे जी इतने लोग जान से गए, इतने सिक्योरिटी के एहलकार थे और इतने ज़ख्मी हुए, वो नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ से जो नंबर्स बताए जा रहे हैं, कितने बताए जा रहे हैं जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वो तो 200 से ज़ायद अमवात का जो है तहरीक इंसाफ की तरफ से कहा जा रहा है, और ये मुमकिनात में से भी हो सकता है क्योंकि अभी तक शायद उनके पास भी मुकम्मल डाटा नहीं पहुंचा है और कुछ लोग गायब हैं। हो सकता है कुछ लोग बाद में मिल भी जाए तो उनके बारे में जो ख़बरें हैं वो गलत भी साबित हों, लेकिन ये कहना कि अमवात हुई ही नहीं है, ये इंतहाई गलत रवैया है, ये इंतहाई गलत इन्फॉर्मेशन है। अमवात हुई हैं, लोगों ने देखी हैं और उन्होंने रिपोर्ट भी की हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वज़ीर इत्तलात का इंटरव्यू किया था, बिलाल अब्बासी उर्दू पॉइंट के हमारे दोस्त साफ़ी हैं, उन्होंने बताया कि जी 2 तो मैंने देखी हैं, सिर्फ मैंने अकेले 2 यहाँ पर अमवात देखी हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं। तो उल्टा अतादारत साहब ने उनको कहा कि आपने उनका नाम, नंबर, डिटेल, तस्वीर वगैरह हमें क्यों नहीं ला के दिया, आपने क्यों नहीं उनसे पूछा। तो भाई एक बंदा मुर्दा पड़ा हुआ है तो वो अपना नाम नंबर कैसे बताएगा, वो बता सकता है, मतलब क्या किस किस्म की लॉजिक है। और फिर ये डिनाई कर देना कि कोई कुछ हुआ ही नहीं है, ये इंतहाई गलत और जो है नामुनासिब रवैया है। हम इतना ही कह सकते हैं, इसके अलावा और क्या कहा जा सकता है। लेकिन ये यूज़ ऑफ पावर जिस तरह से हुआ एहतजाज करने वालों पर, ये वो पाकिस्तानी शहरी थे, वो अपना हक़ रायदही दे चुके थे, वो चोरी हुआ, उसके ख़िलाफ़ वो इतने अरसे से अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाने की कोशिश कर रहे हैं, वो बयान देते हैं, उनके ऊपर पर्चा दाखिल हो जाता है। वो किसी किस्म की कोई एहतजाज करने की कोशिश करते हैं, उनके ऊपर पर्चे दाखिल हो जाते हैं। जेल में बैठा शख्स जो है उसके ऊपर एक के बाद एक नया पर्चा डाल दिया जाता है और फिर कहा जाता है इस जुल्म जबर के बाद कि खामोश रहें, चुप करके बैठें और मसाइल हल हो जाएंगे। इस तरह से भी शायद होना जो है वो बहुत मुश्किल है। बहरहाल इस वक्त डी चौक के अंदर मामलात नॉर्मली कह सकते हैं, अगर देखने में ये मामलात नॉर्मल हैं तो फिर नॉर्मल कहे जा सकते हैं, लेकिन जिन लोगों ने वहाँ पर महसूस किया कि क्या हो रहा है, आज पूरा दिन इतनी तकलीफ़ में गुजरा जिसका इजहार करना जो है वो मुमकिन नहीं है अभी, मजबूरन। ज़ाहिर है हमारी ज़िम्मेदारियाँ भी हैं तमाम चीज़ें आप लोगों तक पहुँचाना, तो इसलिए ये तमाम तर जो मालूमात हैं वो आपके सामने रख रहा हूँ। बहरहाल डी चौक की ये हाल है, कंटेनर वैसे के वैसे ही पड़े हुए, अगर नॉर्मल हैं और सब कुछ अंडर कंट्रोल है तो भाई इनको हटाएँ और तमाम तर जो चीज़ें हैं वो मामूलात ज़िंदगी भी बहाल हों। तो बहरहाल इस तरफ मीडिया, कंटेनर, इस तरफ रेंजर, तैयारियां अभी भी तगड़ी हैं, कोई तैयारियां ख़त्म नहीं हुई हैं। दूसरी तरफ अली अमीन गंडापुर साहब ने अब
प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए एक चीज़ कही, मैं जाते जाते वो उसका भी जिक्र कर दूँ। उन्होंने कहा कि हमारा एहतजाज जारी है। तो अगर आपका एहतजाज जारी है तो जगह का भी बता दें ताकि हम भी कवरेज के लिए वहाँ पर जाएं, ताकि आप लोगों का मैसेज भी लोगों तक पहुँच सके। लेकिन कारकुनान जिस तरह से कल मार खा रहे थे, वो चीज़ें देख कर दिल इतना अफसरदा है कि तकलीफ़ जो है वो बयान से बाहर है। और दूसरा, जाते जाते एक और चीज़, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए, उनको गैरत आनी चाहिए। उन लोगों को जो इन अमवात के ऊपर यहाँ पर जो जुल्म जबर हुआ, मार धाड़ हुई, तमाम चीज़ें हुई, उसके बाद उन लोगों की मौत के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं और एक दूसरे को जो है वो टॉन्ट कर रहे हैं, पूछ रहे हैं, इवन ट्वीट्स कर रहे हैं, लिख रहे हैं। यार कैसी गलाजत है, आप लोगों के अंदर दिल नहीं है, आप लोगों में कोई शर्म हया, कोई गैरत नाम की चीज़ नहीं है कि आप इस तरह से लोगों की अमवात के ऊपर मजाक उड़ा रहे हैं। और फिर बस ठीक है, इतना काफ़ी है। मज़ीद उन लोगों को जो है वो बात करना ही उनके बारे में फजूल है जिनमें ज़ाहिर है इंसानियत नाम की कोई चीज़ बची ना हो, फिर उनको कुछ कहना भी जो है फ़ायदेमंद, सूदमंद नहीं होता। बहरहाल कमर में उनको इजाज़त दीजिए, जो मालूमात थी आपके सामने रखी। तकलीफ़ के बावजूद इतना ही कर सकते थे। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह ने के बाद।